नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम आज मोदी सरकार ने उठाया। नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई है आज, तो आज हम भी उसी के बारे में जिक्र करेंगे। राजस्थान की सियासी घमासान, राजस्थान की उठापटक और रोज ही बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आपके सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूं और इसी पर डिस्कशन होगा। क्या है इस नई शिक्षा नीति में, क्या इसकी खामियां हैं और क्या अच्छे कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, आज उसी के बारे में एक अच्छे से मंथन किया जाएगा। 16 संस्कारों में से एक हमारा विद्यारंभ, हमारे 16 संस्कारों में से एक ही शिक्षा संस्कार को माना जाता है। मोदी सरकार आज उसी शिक्षा को लेकर एक नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई है। पुरानी कमजोरियों, पुरानी दिक्कतों का ये क्या एक समाधान है, इसी पर आज एक मंथन होगा। पूरा कच्चा चिट्ठा निकलेगा। 36 साल से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, थोड़े बहुत ही उसमें अंतर आ चुके थे, लेकिन आज भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आखिर शिक्षा नीति होती क्या चीज है। तो शिक्षा नीति एक ऐसे नियम कानून बनाने की संस्था या एक ऐसे नियम कानूनी को एक सूची है जिसके द्वारा ही ये पता चलता है कि किसी देश में आखिर ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, स्कूली शिक्षा कितने साल की होगी, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा और सबसे अहम कि किस मकसद से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इन्हीं नियम कानूनों की एक नई सूची तय हुई है जिसे नई शिक्षा नीति कहा गया है। ये नई शिक्षा नीति का कोई आखिर नया नहीं है जो रात्रि में ख्याल आया और अगले ही दिन कुछ नियम कानूनी की एक सूची निकाल दी गई। ये ख्याल बहुत ही पुराना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए या यूं कहें तो बीजेपी गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में हिस्सा रही ये नई शिक्षा नीति आज से ठीक 4 दिन पूर्व यानी 29 जुलाई को कैबिनेट में मंजूर हो चुकी है। पहले इसके कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर बात करते हैं कि आखिर इस नई शिक्षा नीति का इतिहास कैसा है। 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और सरकार ने इनसे मांग की कि आप एक ऐसी रिपोर्ट पेश करो जिसमें मौजूदा शिक्षा नीति की कुछ खामियां और इनमें क्या सुधार किए जा सके इनका जिक्र हो। 27 मई 2016 को बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए उनकी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई। 24 जून 2017 को इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि जो वह खामियां उस पूरी रिपोर्ट में दी गई थी उन खामियों पर अच्छे से मंथन किया जाए और एक विश्लेषण तैयार करके उसका पूरा डीएनए भारत सरकार को सौंपा जाए। ये ड्राफ्ट तैयार होकर 31 मई 2019 को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी को सौंपा गया। एचआरडी मिनिस्ट्री ने समूचे भारतवर्ष से, पूरे नेशन से अपने अपने लोगों से सुझाव मांगे। कई शिक्षा एक्सपर्ट्स, कई शिक्षाविदों ने इस पर अपने सुझाव दिए। करीब 2 लाख सुझाव आए और अभी कुछ ही दिन पूर्व 29 जुलाई को एक नई शिक्षा नीति के रूप में उभरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट में मंजूर हो चुकी है। आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, इन्हीं पर आज विस्तार से एक मंथन किया जाएगा। तो आखिर इसकी जरूरत क्या थी? जो क्या शिक्षा नीति पहले से चली आ रही थी वह व्यवस्था में कुछ खामियां रही होंगी, कुछ त्रुटियां रही होंगी। अभी ये खामियां क्या थी उसी पर आज विश्लेषण हमने किया। मोदी सरकार ने ये दलील दी है कि बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी एक बहुत ही अहम जरूरत मानी गई। देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए एक नई शिक्षा नीति की बहुत ही ज्यादा जरूरत देश को महसूस होती थी और इसी पर मोदी सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक यानी कि नई शिक्षा नीति को लेकर आई है। अभी की जो शिक्षा नीति प्रेजेंटली चल रही है, जिसमें आप और हम सब जिसका एक हिस्सा हैं, वह 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लागू की थी। हालांकि 1992 में नरसिम्हा राव के जमाने में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, बट अब ये नई शिक्षा नीति जो है ये पुरानी वाली से बिल्कुल हटकर है, उसे बिल्कुल बदल कर रख देगी। तो इस पर क्या ऐसे बदलाव आए हैं उन्हीं पर एक डिस्कशन लेते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव है मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। यानी कि जो मंत्री पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कहे जाते थे यानी रमेश पोखरियाल जी, अब वे शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। हालांकि आजादी से लेकर 1985 तक यही व्यवस्था थी। शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय एक ही चीज थी, किंतु राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदला था। आरएसएस से जुड़े कई शिक्षा संगठनों ने इसका विरोध किया और दलील ये दी थी
कि मानव कोई संसाधन नहीं है, मानव को एक संसाधन की श्रेणी में रखना उचित कदम नहीं है। 2018 में हुए अधिवेशनों में यह मांग भी उठाई आरएसएस की तरफ से और कई हिंदी भाषी संगठनों ने। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति इस कदम को भी पूरा करती है। दूसरा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि उच्च शिक्षा माने 12वीं के बाद की शिक्षा, हायर एजुकेशन जिसे कहा जाता है, उसमें क्या बदलाव इस शिक्षा नीति में आए हैं। सबसे अहम बदलाव है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसे कुछ इस तरह से समझा जाए कि इसमें जैसे अभी तक हम लोग जिस नीति में हैं उसमें क्या होता है, एक ही आपका एंट्री गेट है, यानी कि आप एक स्ट्रीम को लेकर जा सकते हैं और उसी स्ट्रीम के थ्रू आप बाहर आ सकते हैं। एक समय पे आप एक ही रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस शिक्षा नीति में मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके तहत जैसे कोई बीटेक करता हुआ छात्र अगर 1 साल तक बीटेक करता है, अब उसका मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती, वह चाहता है कि वह कुछ और करे, तो वह उस कोर्स को वहीं पर छोड़ सकता है। 1 साल का कोर्स छोड़ने पर आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, 2 साल का कोर्स छोड़ने पर आपको डिप्लोमा और 3 से 4 साल का कोर्स करने पर आपको डिग्रीज दी जाएंगी। जितना भी स्कोर आपका होगा, चाहे आपका 1 साल का हो चाहे 2 साल का, वह स्कोर आपका जमा होता रहेगा और आप अगर कहीं और एडमिशन लेते हैं तो वो स्कोर काउंट किया जाएगा। इसे भारत सरकार की नई नीति में क्रेडिट ट्रांसफर कंसीडर किया गया है। यानी कि इससे एक फायदा छात्रों को जरूर होगा कि कोर्स जितना भी किया उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। बीए बीएससी जो अभी तक 3 साल के होते थे उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो लोग नई नीति के आधार पर अब जो लोग नौकरी के लिहाज से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बीए बीएससी जैसे कोर्सेज 3 साल के होंगे, तथा जो रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं अपने विषयों में वे 4 साल के होंगे। 1 साल का पीजी और 4 साल का पीएचडी करना होगा। एमफिल इत्यादि कोर्सेज की अब जरूरत नहीं रह गई है। दूसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब यह है कि आपको किसी एक मेन स्ट्रीम में चलने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने मनचाहे विषयों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे फिजिक्स में रुचि है और मैं फिजिक्स से बीएससी या बीए की परीक्षा कुछ दे रहा हूं या कोर्सेज कर रहा हूं और साथ ही मेरी हॉबीज म्यूजिक हैं, तो मैं म्यूजिक को भी अपने करिकुलम में शामिल कर सकता हूं। आज की अगर प्रेजेंटली बात करें तो जेएनयू जैसे कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था अभी भी मौजूद है। छात्र की रुचि और सर्वांगीण विकास में इससे मदद मिलेगी। आर्ट्स और साइंस का जो विभाजन हो चुका है उसे कम किया जा सकेगा और मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे हालांकि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे आप कोई एक कोर्स लेते हैं तो उसमें कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि फिजिक्स से आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, और माइनर सब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी हॉबीज या आपके मन चाहे विषय हो सकते हैं। इसी को नाम दिया गया नई नीति में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तीसरा सबसे बड़ा कदम उठाया गया है ग्रेडेड एनाटॉमी इन कॉलेजेस। एनाटॉमी का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्वचालित, यानी कि खुद से वह चल सकते हैं। यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई कॉलेजेस आज आप लोग भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये कॉलेज फलाना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो इनके परीक्षाएं, इनके कोर्सेज वो सब यूनिवर्सिटीज कराती हैं। किंतु नई शिक्षा नीति आने से कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी। कॉलेज स्वयं किसी भी परीक्षा को आयोजित करा सकते हैं। सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जिससे उच्च शिक्षा के लिए जैसे कि आप यूजीसी और एआईसीटीई जैसी बहुत सी अभी संगठन हैं, इन सबको जोड़कर एक नया रेगुलेटर बनाया जाएगा, सिंगल रेगुलेटर जो मिलाकर काम करेगा। अगला एक बदलाव हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी में शिक्षा मानक एक समान होंगे। जैसे कोई बिहार में शिक्षा ग्रहण करता है तो वहां के कॉलेज में और डीयू और जेएनयू जैसे किसी भी अन्य राज्य के कॉलेज में शिक्षा एक समान होगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम भारत सरकार ने उठाया है। तीसरा और सबसे अहम कदम ये कि प्राइवेट कॉलेजेस कुछ भी अंट शंट फीस नहीं ले पाएंगे। एक फी कैप तैयार होगी जिससे आगे जिस सीमा के आगे फीस की मांग नहीं की जा सकती। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी की जाएगी। अमेरिका की ही तर्ज पर कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाएंगी जो रिसर्च को फंड करें। इससे इनोवेशन और रिसर्च में युवाओं को बहुत ज्यादा रुचि और बढ़ावा मिलेगा। साइंस के साथ आर्ट्स के फील्ड में भी अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए भी फंडिंग की जाएगी।
तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा और वर्चुअल लैब्स भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में जो मेन पॉइंट्स और जो बहुत ही इस मास्टर स्ट्रोक के भी मास्टर स्ट्रोक कहे जा सकते हैं, उनमें था मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन और मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा में आए बदलाव, यानी कि 12वीं से पहले की जो आपकी शिक्षा प्रणाली थी उसमें आखिर क्या बदलाव आए हैं। तो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसे 10+2 व्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब ये कि 10वीं तक जो छात्र पढ़ेगा उसके लिए ऑल सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे और 12वीं में उसे कोई स्ट्रीम जैसे कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स इनमें से कुछ चुनना होगा। लेकिन नया सिस्टम इससे अलग, यानी कि 5+3+3+4 सिस्टम होगा। इसमें आखिरी के 4 साल यानी कि 9th से 12th तक के सभी साल एक समान होंगे। इसमें किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाएगा और उस सब्जेक्ट में बच्चे के मन में रुचि जगाई जाएगी। ये 5+3+3+4 है क्या, इसे आप धीरे 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 विश्लेषण में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला और अहम पॉइंट ये है कि मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई की जाएगी, यानी कि कोई एक स्ट्रीम चुनने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने विषयों के साथ म्यूजिक और स्पोर्ट्स जैसे विषय भी चुन सकते हैं। हालांकि म्यूजिक और स्पोर्ट्स आपके करिकुलम का एक हिस्सा होंगे, यानी कि इन्हें भी सब्जेक्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चे, यानी कि स्टार्टिंग के स्कूली शिक्षा शुरू करने के शुरुआत के 3 साल में बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बिल्कुल ही अलग होगा। खेल कूद के तरीकों से उन्हें चीजों को समझाया जाएगा और इसके लिए टीचरों की बाकायदा अलग से ट्रेनिंग भी की जाएगी। 6 से 9 साल यानी कि 1st to 3rd क्लास की बात करें तो इसमें बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि वह लिख और पढ़ अच्छे से सकें। इसके लिए नेशनल मिशन भी शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे कक्षाओं में। जैसे वोकेशनल कोर्स जैसे कि कुछ अन्य कार्य जैसे कारपेंट्री, लॉन्ड्री, दुकानदारी, ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी। इससे स्किल डेवलपमेंट होगा। इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी, जैसे बच्चों के लिए कुछ दिन आधारित होंगे किसी भी एक महीने में या सप्ताह में। उसमें बच्चे किसी दुकानदार, कारपेंटर, पेंटर या कहें तो लॉन्ड्री वाले के पास जाकर इंटर्नशिप कर पाएंगे। इससे बहुत ही अहम चीज निकलकर सामने आती है कि भारत सरकार ने श्रम की महत्ता को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दिया है। अगर आज की हम बात करें तो आज मानसिक रूप से लोग इस तरह से बन चुके हैं कि एक वर्ग समाज का ये सोचता है कि फलना जॉब करना उस वर्ग का काम नहीं है। ऐसा अब नहीं होगा, श्रम को बराबर रखा जाएगा। जर्मनी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह प्रथा आज भी है कि जैसा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर का जो लेवल है वही लेवल कारपेंटर का है। तो इससे ये चीज सामने आएगी। ये बुद्धि की विपन्नता ही है कि आपके पास साधन तो संपूर्ण है, लेकिन आपने श्रम को इस कोटि में विभाजित कर दिया है। तो हाँ, ये कदम भारत सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। कक्षा 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसा कि चाइना में अभी भी चलता आ रहा है। इससे बच्चों को स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी में रुचि मिलेगी और बाद में चलकर वो इस चीज में अपना करियर भी बना सकते हैं। नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो पूरे देश में हर जगह एक समान होगा। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं और हो सके तो 8वीं कक्षा तक बच्चा अपनी मातृभाषा में ही पढ़े या वहां की रीजनल लैंग्वेज में पढ़े। दूसरा अगला सबसे मेन जो डिफरेंस अभी की और उस नई शिक्षा नीति में है कि बोर्ड की परीक्षा जो बहुत ही हवा आजकल बनी हुई है, इसकी अहमियत को घटा दिया जाएगा। साल में अब ये परीक्षाएं 2 बार हो सकती हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसे कि ओपन बुक टेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे को रोट लर्निंग की बजाय अब समझकर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज कराई जाएंगी। इससे फायदा ये होगा कि बच्चा एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जान पाएगा और समझ पाएगा। एक और बहुत ही अहम फैसला लिया गया है रिपोर्ट कार्ड्स को लेकर। रिपोर्ट कार्ड में अभी तक की बात करें तो टीचर्स ही नंबर देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इवैल्यूएशन टीचर्स ही नहीं बल्कि छात्र स्वयं करेगा। इससे सेल्फ असेसमेंट की क्वालिटी डेवलप होगी बच्चे के अंदर और साथ ही क्लास में पढ़ने वाले और अन्य सहपाठी भी उसे नंबर दे पाएंगे। ये बहुत ही दिलचस्प होगा और देखना होगा कि आखिर ये व्यवस्था कितनी और अच्छी काम करती है। दोस्तों, ये तो बात थी हायर एजुकेशन और
आपकी इंटर तक की एजुकेशन को लेकर। तो अब इसका मोटा माटी बातें यही थी। कुछ और बिंदु मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। सितंबर 2018 में दिल्ली में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत की 3 दिन की संगोष्ठी हुई थी। एक संगठन था जिसमें संगोष्ठी हुई और इसमें इन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति को लेकर कुछ बिंदु उठाए थे। अगर उन बिंदु को देखें, अगर आप उस बिंदु को पढ़ेंगे, वो गूगल पे आपको मिल सकते हैं, उन बिंदुओं को पढ़ें और बाद में इस ड्राफ्ट को पढ़ें जो कि नई शिक्षा नीति के नाम से अभी निकला है, तो ये दोनों आपस में मेल खाती हैं। तो एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या नई शिक्षा नीति में आरएसएस के विचारों का रिफ्लेक्शन मौजूद है? अगर हां तो कितना है? इसी को तोड़ निचोड़ कर हमने एक और विश्लेषण तैयार किया है और इसी में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति में खामियां क्या हैं और इन्हें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक देखें तो ये शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी लगती है कागजी तौर पर। दोस्तों, एक और बहुत ही अहम कदम उठाया गया है कि कॉलेज में एंट्रेंस लेते टाइम अभी तक मेरिट्स का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो कि कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएगा। हालांकि बच्चे मेरिट से भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन अगर वह 12वीं में किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर भी कॉलेज में एंट्रेंस पा सकते हैं। मोटा माटी बातें यही हैं। अभी तो अगर अभी तक आपने वीडियो सुनी तो ये सब बातें आदर्श लगती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत आज किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि भारत में शिक्षकों की लगभग हर राज्य में कमी है। भवन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार की बात भी करना जरूरी है। हालांकि भारत सरकार ने शिक्षा खर्च को बढ़ाया है, जो पहले 4.3% था जीडीपी का, अब उसे बढ़ाकर करीब 6% कर दिया गया है। एक्सपर्ट की माने तो नीति बेहद अच्छी है, लेकिन हाँ, अभी केवल ड्राफ्ट कैबिनेट में ही मंजूर हुआ है। इसे मादी तौर पर यानी कि जमीनी तौर पर लागू करने के लिए इसी नीति को बहुत से इम्तिहानों से गुजरना होगा। कागजों पर स्कीम जितनी अच्छी लगती है, अगर वह लास्ट मील तक पहुंच पाई तो वाकई ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। उम्मीद की जा सकती है कि नीति अपने कहे वादों पर खरा उतरेगी। खामियों का जिक्र करते हैं तो खामियों की शुरुआत इस नीति में बहुत पहले से ही है। प्रीवियसली जब के कस्तूरीरंगन ने ड्राफ्ट दिया था, के कस्तूरीरंगन की जब अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी और जब उन्होंने ड्राफ्ट दिया गया था तो जिक्र था कि क्लास 6 तक बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ानी होगी। जो नॉन हिंदी राज्य हैं, यानी कि हिंदी भाषी राज्य नहीं है, उनमें हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर में जोड़ा जाएगा। इसका विरोध हुआ बेसिकली तमिलनाडु और साउथ इंडिया के बहुत से राज्यों में। आरोप यह लगा कि बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में हिंदी को थोपना चाहती है। नए ड्राफ्ट में इस बात को हटा दिया गया है। तो हाँ, ये एक अच्छा कदम हुआ कि जो खामियां थी पहले अधिवेशन में उसे अब हटा दिया गया है। भाषा को लेकर अगर आप इस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो इसमें कई पैराग्राफ्स दे रखे हैं। सबसे पहले 5वीं या हो सके तो 8वीं तक स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो 5वीं तक की क्लास है, तीसरी से 5वीं तक की क्लास, इसमें कहा गया है कि 2 भाषाओं को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस भी ड्राफ्ट में भी देखा जा सकता है, लेकिन हिंदी को कंपलसरी भाषा नहीं माना गया है। यह भाषा ऐच्छिक होंगी और संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से छात्र अपने हिसाब से अपनी रुचि की भाषा को चुन सकता है। 6ठी क्लास से जो बच्चे 6ठी क्लास से पहले 2 भाषाएं पढ़ते आए हैं उनके लिए 6th क्लास से हिंदी और ये गणित और विज्ञान जैसे विषयों की बाइलिंगुअल किताबें छपेंगी और इन्हें 2 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। साथ ही क्लासिकल भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। क्लासिकल भाषाओं में शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, फारसी और प्राकृत। इससे इतिहास के बारे में बच्चों को जानने में रुचि मिलेगी और नई भाषाएं सीखेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन के स्तर पर कुछ विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच और स्पेनिश के विकल्प भी छात्रों को दिए जाएंगे।
भारत के साहित्य, इतिहास और संस्कृति के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि नए ड्राफ्ट में इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, किंतु हाँ बताया गया है कि साहित्य और अन्य विषयों, इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ खामियों का जिक्र हो चुका है, लेकिन कुछ बड़ी खामियां जो इस नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सीधी तौर पर चैलेंज करती है, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इस शिक्षा नीति में बताया गया है कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, यानी कि 6th के बाद जो बच्चे चाहें वो गणित और विज्ञान के विषयों को 2 भाषाओं में पढ़ सकते हैं। तो क्या हमारे पास पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं? और अगर हाँ ऐसा हुआ तो 5वीं से पहले जो नई शिक्षा नीति के आधार पर अगर देखें तो 5वीं से पहले जो कहा गया है कि स्थानीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो इंग्लिश मीडियम और मौजूदा व्यवस्था का क्या होगा, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। नियम क्या सबके लिए बराबर होगा? नीतियों को ड्राफ्ट में ही रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तीसरा बहुत अहम इसमें खामी यह है कि सेंट्रलाइजेशन करना उचित नहीं है। अगर देखें तो इसमें क्या है, सबके लिए एक समान नियम बना दिए गए हैं और हर चीज सेंटर से लागू की जाएगी, ऐसा नहीं है। जिले, राज्य, फिर ब्लॉक और फिर टीचर्स, स्कूली तौर पर भी शिक्षा संगठन होते हैं, शिक्षा विभाग होते हैं, इनके लिए ये सेंट्रलाइजेशन करना बहुत उचित कदम नहीं होगा। क्या अभी की ब्यूरोक्रेसी जो अभी चलता आ रहा है प्रेजेंटली, ये इन सब चीजों को समझ पाएगी, लागू कर पाएगी? बीएड के बाद एक परीक्षा दे देने के बाद जो शिक्षक बन जाते हैं, वो एक परीक्षा देने के बाद शिक्षक तो बन जाते हैं, बीएड तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन आज छुपी हुई नहीं है। सरकारी स्कूलों का हाल किसी को पता नहीं है। उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कराना क्या संभव हो पाएगा? भारत जैसे देश में इतना फंड, इतने टीचर्स, इतना इवैल्यूएशन और कितना समय लगेगा इस ड्राफ्ट को लागू करने में, इसका जिक्र ड्राफ्ट में पूरा स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया है। एक और दोस्तों जो बहुत ही मुख्य चर्चा का विषय इस शिक्षा नीति को लेकर है वो ये कि इस शिक्षा नीति में कहा गया विदेशी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दी जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा तो बहुत अच्छा कदम कि विदेशों से लोग यहाँ पर अपना एजुकेशन वो बिल्डअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इस नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है। 2010 में यूपीए सरकार फॉरेन एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल लेकर आई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। दलील ये थी कि विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो उच्च शिक्षा की फीस बढ़ जाएगी, गरीबों को साथ ये अन्याय होगा। उच्च शिक्षा की फीस बढ़ जाएगी और टीचर्स को अच्छा वेतन मिलेगा तो हमारे सरकारी शिक्षक जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, अच्छे शिक्षक हैं, वो उन प्राइवेट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी उनमें चले जाएंगे। बीजेपी ने नई शिक्षा नीति में अपना स्टैंड चेंज किया है, तो इसका तमिलनाडु में विरोध भी हुआ कि ये फॉरेन एजुकेशन पॉलिसीज को भारत में इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छा नहीं होगा। शिक्षा के संस्कृतिकरण की कोशिश की जा रही है। लेफ्ट पार्टी और उनसे जुड़े कई संगठनों का यह आरोप बीजेपी सरकार पर लगातार इस विषय पर लगता आ रहा है कि शिक्षा का संस्कृतिकरण किया जा रहा है, कि बीजेपी और आरएसएस अपनी विचारधारा जिसे हिंदुज्म कहा जाता है उसे पूरे भारत पर थोपना चाहती हैं। हाँ दोस्तों, कमियां बेशक बहुत हैं। नीति को संसद में क्यों नहीं ले गई सरकार, ये भी एक कमी माना जा सकता है। हर नीति, हर शिक्षा नीति, हर कानून व्यवस्था को लाना एक प्रोसेस है। संसद में ले जाया जाता है, मंजूरी मिलती है, पहले इसे कैबिनेट में मंजूरी संसद के बाहर दिलवाकर फिर संसद में ले जाना एक प्रणाली के विरुद्ध काम करना हुआ। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो सरकार से किए जाने उचित मैं समझता हूं। और दूसरा, ये जो खामियां हैं, इन खामियों के बावजूद अगर शिक्षा नीति मादी तौर पर, जमीनी तौर पर लागू होती है तो ये बेहद ही अच्छा कदम निकल कर उभरेगा। इसकी कुछ अच्छी बातें, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे के साथ ब्रेकफास्ट देने की व्यवस्था, अच्छी पॉलिसीज हैं, अच्छे नियम हैं। लेकिन हाँ दोस्तों,
लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी पॉलिसी वही है जो जितनी कागजों पर अच्छी है उतनी ही जमीनी तौर पर भी अच्छी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने चाहा कि आपको मैं नॉलेज दे सकूं, 5+3+3+4 ये प्रणाली क्या है इसे बता सकूं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। आपने इसके दोनों ही फेजेस, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉइंट्स इसके समझे होंगे। होप सो दिस पॉलिसी विल वर्क सून। It will take a much time, but yes, we can hope that it will be a better than the present running education policy. Thank you.